अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू डे टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, यानी कि उस वक्त हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स और उसके फंक्शंस तक पढ़ा था ना। तो आज उसके डाउन में जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है हमारे पास, पहले तो हमने बायोमोलिक्यूल की इंपॉर्टेंस ही बतानी है कि बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी के कितना पार्ट बनाते हैं। तो बायोमोलिक्यूल मेक्स 93% ऑफ आवर बॉडी ड्राई मास। ड्राई मास क्या होता है बच्चों? ड्राई मास इसको ऐसे समझें कि आपकी बॉडी के सेल है ना, तो उसके अंदर से अगर हम सारा पानी निकाल दें तो बाकी जो मटेरियल बच जाएगा वो हमारी बॉडी का ड्राई मास होगा। और अगर हम उसका वेट करें ना तो उसमें से 93% मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो होंगे बायोमोलिक्यूल्स के। यानी वो हो सकते हैं प्रोटीन, वो हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो हो सकते हैं लिपिड्स, वो हो सकते हैं डीएनए और आरएनए। तो उसके बाद ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रखेंगे कि कितना हमारी बॉडी का बनता है बायोमोलिक्यूल्स की मदद से। और उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग 7%, 93 तो बायोमोलिक्यूल से बना दिया, जो 7% है वो ड्राई मास कंपोजिशन है वाइटामिन्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वगैरह की। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए करनी है कि बायोमोलिक्यूल 93% बनाते हैं और 7% कौन बनाता है हमारे पास? इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिस, एसिड, साल्ट, वाइटामिन्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जैक्ट कंपोजिशन देखें कि कौन सा बायोमोलिक्यूल बॉडी में कितना पाया जाता है, तो बच्चों सबसे पहले है हमारे पास प्रोटीन जो कि 50% पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड 18%, कार्बोहाइड्रेट जो है उस 93% में से 15%, और लिपिड जो है हमारे पास आ जाता है 10%। उसके बाद यहाँ तक ये आपका टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू हो रही है और वो अक्सर पेपर में पूछी जा सकती है, वो है हमारे पास ये वाला पैराग्राफ। अगर मैं इसको जूम करती हूँ थोड़ी तो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये है हमारे पास एक ब्लू कलर का पैराग्राफ है। जो भी हमारे पास ब्लू बार्स वगैरह होती हैं वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है और कैटाबॉलिज्म क्या है। तो आपको ये दो तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा ये आपको ये भी आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों? तो मेटाबॉलिज्म ये होता है कि ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन ऑर्गेनिज्म इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। यानी जितने भी केमिकल रिएक्शन इंसान की बॉडी में, जानवरों की बॉडी में, यानी जानदार की बॉडी में हो रहे हैं, उन सबको हम कलेक्टिवली बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। अब देखो मेटाबॉलिज्म क्या, अब रिएक्शन जो होते हैं उसमें हमेशा बनती तो नहीं है ना कोई चीज़। बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें चीज़ें टूट भी रही होती हैं। तो मेटाबॉलिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरी है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है बच्चों? वो इस तरह का मेटाबॉलिज्म है जिसमें हमारे पास जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, कौन सी सब्सटेंसेस? सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, वो कंबाइन होती हैं इसलिए ताकि वो फॉर्म कर सकें एक कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, अब देखो जब भी हम लोगों ने कोई चीज़ बनानी होती है तो हमें एनर्जी उस प्रोसीजर को देनी पड़ती है ना। तो एनाबॉलिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमें एनर्जी उस जिस्म को प्रोवाइड करनी पड़ती है। एनर्जी इज़ यूज्ड इन दिस रिएक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बच्चों कैटाबॉलिज्म वाला। तो कैटाबॉलिज्म क्या है हमारे पास? कैटाबॉलिज्म ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हमने तोड़ना है, यानी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको हमने किस में कर देना है? ब्रोकन डाउन कर देना है इनटू अ सिंपलर वन। अब देखो जब कोई बड़ी चीज़ छोटी में टूटती है तो अक्सर एनर्जी जो है उस दौरान खारिज होती है। तो जब कैटाबॉलिज्म होता है तो हमारी बॉडी में से एनर्जी खारिज हो रही होती है, और जब एनाबॉलिज्म होता है तो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देनी पड़ती है। आई होप यहाँ तक आप सबका क्लियर हो गया होगा। जो उर्दू मीडियम वाले हैं उनका भी सेम यही है, इसी तरह से है जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि आप लोगों ने भी वही करना है बच्चों। ये खुश्क सेल अगर लिए तो उसके अंदर कितने बायोमॉलिक्यूल होंगे, यहाँ से आप लोग करोगे अपना एमसीक्यूज़, और उसके बाद आपकी मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन हो जाएगी, कैटाबॉलिज्म की और एनाबॉलिज्म की। अगला टॉपिक हमारे पास शुरू हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। इसमें एक के अंदर दो तीन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर लॉन्ग के लिए है ना, तो हम हर चीज़ को करेंगे और प्रॉपरली उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो हमारे पास है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? जैसे कि हमारे पास उसके नाम से ज़ाहिर होता है, क्या होगा हमारे पास? कार्बन होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन होगा। जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल के कंपाउंड के अंदर होते हैं और कुछ और चीज़ें भी साथ में मिलती हैं तो बन जाती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले बच्चों देखो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स मीन हाइड्रेटेड कार्बन, यानी हाइड्रोजन लगा हुआ कार्बन।
तो उसके बाद क्या जाता है हमारे पास, ये कौन से किस तरह के कंपाउंड होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं, उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है ना, उसमें हमारे पास साथ में ऑक्सीजन भी होता है, बाद का साथ नाइट्रोजन भी होता है, कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, उसकी रेशियो वैसी होती है जैसे पानी के मॉलिक्यूल में होती है। पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास? पानी का मॉलिक्यूल होता है ना H2O, यही होता है ना। यानी कि जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें हाइड्रोजन दुगना होगी ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन हमारे पास 6 होगी तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी हमारे पास? 12 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दे आर आल्सो नॉन एज सैकराइड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं। और सैकराइड का मतलब होता है शुगर यानी चीनी। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो मोनोसैकराइड्स में आते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की ना आगे 3 टाइप्स हैं, वो अक्सर मीठे होते हैं। डाइसैकराइड भी थोड़े बहुत मीठे होते हैं, और जो हमारे पास पॉलीसैकराइड हैं वो थोड़े टेस्टलेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास बच्चों, आप लोगों को यहाँ से एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है? दे हैव द जनरल फार्मूला ऑफ CnH2O और बाद में क्या है? N। यानी कि अगर हमारे पास N है, यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है? अब देखो बच्चों, अगर हमें कार्बन की अमाउंट पता है किसी मॉलिक्यूल में, समझो वो आप लोग 6 है, कार्बन की अमाउंट कितनी है? 6 है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कार्बन है हमारे पास 6, वो एन हमारा कितना हो गया? 6। यहाँ पे मैं लिख दिया n इज इक्वल टू 6। ये अगर 6 होगा तो उसके बाद H2O हम वैसे का वैसे ही लगाएंगे, उसके गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, और जो क्योंकि इसके साथ भी n था ना, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगा देंगे? 6 लगा देंगे। तो अब अगर हम इस फार्मूले को खोल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? C6H12O6। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, और 6 को O से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6, क्योंकि जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 तो होता है। इस तरह से अगर कोई भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो और हम उसका जनरल फार्मूला मालूम करना चाहें, तो हमें उसकी n की तादाद पता हो तो हम उसका जनरल फार्मूला जो है वो मालूम कर सकते हैं। n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आपको बन सकता है कि हाउ मैनी क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की 3 क्लासेस हैं। ये कौन कौन सी है हमारे पास? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। अच्छा बच्चों, आपके पास अगर कार्बोहाइड्रेट का जस्ट क्वेश्चन आया है तो देखो उसके अंदर कितनी हेडिंग्स बन गई। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखो, यहाँ तक डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन के बाद आप लोग उसका जनरल फार्मूला लिखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास उसका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला की हेडिंग दें, फिर उसके बाद आप उसकी टाइप्स या फिर आप उसकी क्लासिफिकेशन लिख दो, तो उसकी 3 फर्दर टाइप्स लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो जाएगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको भी सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने ठीक किया है। उसके बाद है हमारे पास मोनोसेक्राइड्स। कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनो का मतलब क्या होता है? एक। सेक्राइड्स मतलब शुगर। ये सिंपलेस्ट शुगर है जिसके अंदर एक ही शुगर पाई जाएगी, उसको हम बोलेंगे मोनोसेक्राइड्स। अब शुगर क्या होती है बच्चों? जैसे हमारे पास ग्लूकोज हो गया, जिससे हम लोग जो घरों में चीनी खाते हैं वो भी शुगर है, लेकिन वो डाइसेक्राइड है। मैं बताऊंगी क्यों डाइसेक्राइड है। Monosaccharides are the simple sugars and are made up of single sugar molecule, यानी किससे मिलकर बनी होती है? मोनो एक, तो एक शुगर मॉलिक्यूल से हमारे पास मोनोसेक्राइड्स बनते हैं। दे आर इजीली सॉलेबल इन वाटर, यानी कि अगर आप लोगों को मोनोसेक्राइड आया, आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखें, आगे करेक्टरिस्टिक की हेडिंग दे दें। किसकी हेडिंग दे दें? करेक्टर की या खसूसियात की, उर्दू वाले खसूसियात की दे देंगे। आप लोग दे दें करेक्टरिस्टिक्स, या फिर और भी अगर आपको प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी दे सकते हैं। तो इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? दे इजीली सॉलेबल इन वाटर, यानी कि वाटर में इजीली सॉलेबल हो जाते हैं, और हैव स्वीट टेस्ट। इनका जायका कैसा होता है? मीठा होता है। और इसके बाद बच्चों कितने कार्बन होते हैं इनके अंदर? इनके अंदर कार्बन 3 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पेंटोजेस भी होते हैं और हेक्सोजेस भी। जब भी कहीं पे आप पेंटोज का नाम सुने ना, पेंटा सुने, पेंटा का मतलब होता है 5 और हेक्सा का मतलब होता है 6। अगर तो पेंटोज है तो इसका मतलब वो 5 कोनों वाली शुगर या 5 कार्बन वाली शुगर होगी। और अगर आप हेक्सोजेस का मतलब सुने तो इसका मतलब 6 कार्बन वाली शुगर या 6 कोनों वाली शुगर होगी। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स देखें तो हमारे पास बच्चों इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। सबसे पहले है राइबोज, उसका जनरल फार्मूला क्या है?
H10O5। ये फार्मूला हम खुद भी निकाल सकते थे जनरल फार्मूले के ज़रिए, क्योंकि हमें पता है राइबोज जो है वो पेंटोज शुगर है, पेंटोज में 5 कार्बन होंगे, वो N की जगह पे हम लोग 5 लगाएंगे और बाकी फार्मूला हम उससे खुद ही बना लेंगे। एंड डीऑक्सीराइबोज, ये जो डीएनए की शुगर होती है, डीएनए में भी एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, ये वो वाला है। इसमें ये इसको डीऑक्सी इसीलिए कहते हैं क्योंकि बच्चों जब हम लोग डीएनए का मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं ना, तो उसके जो हमारे पास कार्बन 2 वाली पोजीशन होती है, यानी दूसरा जो कोना होता है, वहाँ से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो निकल जाता है, तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि उसमें से एक ऑक्सीजन डीऑक्सी यानी डी कर दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया, ऑक्सीजन को। ये दोनों शुगर्स क्या है हमारे पास, ये दोनों शुगर्स हमारे पास पेंटोजेज हैं, यानी इनके अंदर 5 कार्बन हो गए और 5 कोना वाली होंगी। जैसे ये देखो, ये हमारे पास राइबोज है ना, तो राइबोज देखो कैसे है, 1 2 3 4 और 5, 5 कोना वाली शुगर। ठीक है, आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है। ठीक है, जब आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, तो मैं सारे नहीं कह रही, लेकिन कम से कम आप लोगों को राइबोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता, तो मैं आपको सिंपलर वे बता देती हूँ उनका स्ट्रक्चर बनाने की। जो हमारे पास होता है ना राइबोज, जो 5 कार्बन वाला है ना, अगर आपको रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता, तो आप लोग बच्चों चेन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। चेन स्ट्रक्चर में हम 5 कार्बन लगेंगे। ठीक है, पहले कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के और लगाएंगे, और इधर वाली साइड पे लग जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, OH, और यहाँ पे हो जाएगा H। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास भी यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे H, और एट द एंड भी आप चाहें तो इकट्ठा लिख सकते हैं, इकट्ठा नहीं लिखना तो ये OH, H, और डाउन में भी हमारे पास आ जाएगा H। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये चेन स्ट्रक्चर भी आप लोग बना सकते हैं और आप रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को क्लासेस में बताऊंगी भी प्रॉपरली कि चेन स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इसमें होता ये है बच्चों, ये कार्बन 1 जो होता है ना, ये कार्बन 1 2 3 4 5, सॉरी 2 3 5, हाँ 5 वाले तो 5। तो ये वाला जो होता है ना बच्चों, ये वाला, ये इससे रिएक्ट कर लेता है इसके साथ। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्सीजन दरमियान में आ जाता है, ये पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है। ये मैं आप लोगों को प्रॉपरली बना के दिखाऊंगी, या फिर आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाना है, वरना अभी आप ऐसे ही बनाना सीखें, आप लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। जब भी आपको ऐसे बनाना आ जाएगा, बड़ी क्लासेस में जब आप लोग जाएंगे, तो हम बताएंगे आप लोगों को कि चेन स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास पेंटोज की आप लोगों को समझ आ गई ना, यानी 5 कार्बन वाला 5 कोने वाला शुगर। और पेंटोज की मिसालें कौन कौन सी है हमारे पास, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। और ग्लूकोज क्या होगा हमारे पास, वो होगा हेक्सोसिस, क्योंकि उसके अंदर 6 कार्बन है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारे पास हेक्सोसिस। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, देखिए 1 2 3 4 5, और छठे नंबर पे क्या लग गया हमारे पास, ऑक्सीजन। यहाँ पे एक ऊपर H नीचे OH, ऊपर H नीचे OH। ग्लूकोज में ये होता है कि पोजीशन जो 3 वाली होती है ना, उसमें H डाउन पे होता है और OH जो होता है वो ऊपर होता है। अगर आप लोगों को बच्चे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इसका इसका और इसका तीनों का जनरल फार्मूला, यानी जो मोलिकुलर फार्मूला है वो क्या है, C6H12O6। लेकिन सिर्फ उनके अरेंजमेंट में फ़र्क होने की वजह से उनके नाम फ़र्क है। देखो इसका भी अगर हम गिने तो 6 कार्बन बनेंगे, 12 हाइड्रोजन बनेंगे और 6 ही ऑक्सीजन बनेंगे। इसका भी गिनेंगे तो ऐसे ही बनेगा। मसला कहाँ पे हुआ है, इसके भी ऊपर H था, इसके भी नीचे OH था, इसमें भी ऐसा था, इसमें भी ऐसा ही, इसमें भी ऐसा है, लेकिन इसमें भी ऐसा ही है। लेकिन जब हमारे पास गैलेक्टोज आता है, तो इसका जो कार्बन 4 होता है ना, उसमें भी OH जो होता है वो ऊपर चले जाता है। ग्लूकोज में OH नीचे है, इसमें OH क्या हो गया, ऊपर चले गया। ठीक है, और बाकी सारा स्ट्रक्चर फार्मूला जो था वो सेम का सेम ही रह गया। तो आप दोनों चाहे ना करें, आप जस्ट एक ग्लूकोज का फार्मूला कर लें और इधर से एक राइबोज का कर लें। आज सबका मोनोसेक्राइड तक ही करते हैं, कल को हम डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड और इनके यूजेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब रह गए हमारे पास उर्दू मीडियम वाले। आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने भी सेम वही काम करना है जो इंग्लिश मीडियम वालों ने किया है। सबसे पहले तो आप लोग इसकी तारीफ़ बताएंगे, तारीफ़ की हेडिंग दे देंगे। तारीफ़ की हेडिंग देखिए, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी तारीफ़ हो जाएगी। फिर उसके बाद, हाँ तो मैं बता रही थी, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों की तारीफ़ हो जाएगी। तारीफ़ के बाद आप लोगों की जनरल फार्मूले की हेडिंग देंगे, जनरल फार्मूला देके ये आप उसका जनरल फार्मूला लिख देंगे। फिर आप उसके एंड के बारे में बता देंगे
यहाँ पे आप उसके एग्ज़ाम के बारे में बता देंगे कि उनके 3 एग्ज़ाम्स हैं। फिर आप मोनोसेक्राइड्स की यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों की डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों। फिर उसके बाद ये उसकी खसूसियात लिखते हैं आप, प्रॉपर्टीज़ को इंग्लिश में खसूसियात नहीं, इंग्लिश में प्रॉपर्टीज़, उर्दू में खसूसियात। ठीक है, वो कर लें। यहाँ तक आपकी खसूसियात हो जाएंगी। फिर आपको पेंटोसिस का भी पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को अक्सर क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है पेंटोज मीन या पेंटोज हैव हो मैनी कार्बन, पेंटोज में कितने कार्बन होते हैं, तो हम क्या बताते हैं 5 कार्बन, और हेक्सोसिस मतलब 6 कार्बन। ठीक है, फिर बाद में उनकी मिसालें हैं कि पेंटोज की मिसाल कौन सी है, हेक्सोज की मिसाल कौन सी है। यहाँ से आप लोग राइबोज कर लें। ठीक है, और यहाँ से आप लोग ग्लूकोज कर लें। चलें, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।